हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रकार से कार्य करती है और समझेंगे कि इसके वर्किंग प्रिंसिपल या जो इसका नियम है किस सिद्धांत पर कार्य करती है और क्या नियम है उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर जनरली आप समझते हैं कि क्या होता है। जिस भी डिवाइस के अंदर हम धारा प्रवाह करें उसके अंदर गति होने लग जाए या घूमने लग जाए तो ये सारी डिवाइसें क्या कहलाती हैं, ये सारी युक्तियाँ इलेक्ट्रिक मोटर कहलाती हैं, विद्युत मोटर कहलाती हैं। आपके घर के अंदर पानी चढ़ाने की जो मशीन होती है, चाहे वॉशिंग मशीन हो जाए, चाहे पंखा हो जाए, चाहे मिक्सर हो जाए, ये सारी जो डिवाइसेस हैं ये क्या करती हैं, ये सभी इलेक्ट्रिक मोटर होती हैं। और ये किस सिद्धांत पे कार्य करती हैं, उसके अंदर जो बेसिक एक जो डायग्राम होता है वो क्या सिद्धांत होता है वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। सबको एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर होता क्या क्या है। तो जैसे एन और एस ये क्षेत्र चुंबक होते हैं। ये ABCD मैंने कॉइल बना रखी है, सॉफ्ट होता है जिसके ऊपर हम आर्मेचर को बनाते हैं, लपेटते हैं। ये B1 B2 दो ब्रशेस होते हैं जो सिर्फ स्प्लिट रिंग्स जो होती हैं R1 R2 इनको सिर्फ टच करते रहते हैं ताकि करंट उनको मिलता रहे। सबसे पहले समझते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें और होती हैं, इनको विस्तार समझते हैं और फिर इसका किस प्रकार से मोटर घूमने लगती है धारा प्रवाह के कारण वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो चीज़ है आपको क्षेत्र चुंबक, जिसको हम फील्ड मैग्नेट कहते हैं, इसको NS से चित्र के अंदर दर्शाया गया है। NS जो होता है ये काफ़ी तीव्र चुंबकीय क्षेत्र या इंटेंसिटी जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की, बहुत तेजी से ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसको हम क्षेत्र चुंबक कहते हैं, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनके बीच में जो आपको ABCD कॉइल दिखाई दे रही है, ये ABCD आर्मेचर जिसको हम बोलते हैं, ABCD ये कॉइल होती है। जो धारा प्रवाह इसके अंदर किया जाता है तो उसके ऊपर क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है। ये नंबर ऑफ टन्स जितना ज़्यादा होता है मोटर उतनी ही ज़्यादा मजबूत या हम कह सकते हैं शक्तिशाली होती है और अच्छे से कार्य करती है या तेज़ी से घूमने का काम करती है। दूसरा होता है यहाँ पे दिक् वलय, जिसको हम स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं। स्प्लिट रिंग्स क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। जो स्प्लिट रिंग्स R1 R2 आपको दिखाई दे रहा है ये इस टाइप से होता है, आपको दिखाई देगा ये इस टाइप से रिंग्स बना होता है। ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, अलग अलग होते हैं, ये पूरा रिंग नहीं बनता है, स्प्लिट अलग अलग होते हैं, इसलिए इनको अपन जो होता है दिक् वलय या स्प्लिट रिंग्स कहते हैं। ये जो होते हैं इनसे जुड़ा हुआ ब्रश B1 और B2 होते हैं जो सिर्फ टच करते हैं, इस टाइप से सिर्फ इसको इस टाइप से टच कर रहे होते हैं ताकि हम यहाँ से करंट अगर फ्लो करें तो इस रिंग्स के अंदर पहुँचता रहे। इस रिंग्स के अंदर ये जो वायर आपको दिखाई दे रहा है, जो वायर दिखाई दे रहा है तो वो इस टाइप से टच रहता है, जो इन रिंग्स के अंदर घूमता रहता है इस टाइप से। तो ये आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया। ये बैटरी होता है बाह्य स्रोत जिसके अंदर धारा प्रवाह कर रहे होते हैं। आइए समझते हैं क्षेत्र चुंबक। जैसा मैंने आपको समझाया, आर्मेचर हो गया, दिक् वलय हो गया, ब्रशेस B1 B2 ये सिर्फ टच करते रहते हैं, वो भी मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद कार्य सिद्धांत या जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है या जो जिस नियम पे मतलब जिस बेस पे ये वर्क करता है वो हम समझते हैं। तो इसको हम बोलते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी तार के अंदर या किसी भी चालक के अंदर अगर हम धारा प्रवाह करते हैं, करंट फ्लो करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के फ्लेमिंग का जो रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल जो होता है, एक्चुअली फ्लेमिंग का नियम तो अलग ही है, राइट हैंड थंब रूल होता है, उसके बेस पे करता है। इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर हम किसी कंडक्टर को इस टाइप से पकड़ें कि उसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन हो वो थंब की डायरेक्शन हो तो उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ये जो कर्ड फिंगर आपको दिखाई दे रही है, जो मुड़ी हुई उंगलियां आपको दिखाई दे रही है उसकी दिशा में होती है। तो अगर कहीं तार लगा हुआ है और उसके अंदर करंट अगर इस तरफ से इस तरफ जा रहा है तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस टाइप से उसके चारों बन रहा होगा। तो धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है उसके आधार पर ये काम करता है, क्योंकि चुंबक जब इसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर ये धारा प्रवाह तो तार अगर गति कर रहा होगा, मतलब ये रखा होगा तो इस पर एक ना एक फोर्स लगेगा। अब वो जो नियम होता है, जो फोर्स लगता है वो किस नियम से दिया जाता है, तो हम इसे कहते हैं कार्यविधि का नियम। जो होता है मोटर का वर्किंग बेस जो होता है वो होता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। अब ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है, क्योंकि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी होता है, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जो होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर हम हमारे बाएं हाथ को, अगर हमारे लेफ्ट हैंड की हम इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को एक दूसरे को परपेंडिकुलर हम क्या करें, यहाँ पर स्ट्रेच करें और हम ये कहें कि जो यहाँ पे इंडेक्स फिंगर है, जो आपकी ये उंगली दिखाई दे रही है, ये अगर
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करे और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो किसी भी कंडक्टर के अंदर धारा प्रवाह या करंट फ्लो की डायरेक्शन को शो करे, तो उस कंडक्टर पर लगने वाला बल जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, उस कंडक्टर पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो थंब की डायरेक्शन में होगा। तो ये जो नियम था ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी होता है, लेकिन फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल होता है उसके बेस पर इलेक्ट्रिक जनरेटर या एसी जनरेटर, जिसको हम डायनेमो कहते हैं, वो वर्क करता है। अच्छा, डायनेमो क्या होता है उसका जो लिंक है मैं आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जरूर दे दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हो गया। अब आइए समझते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो वर्क करती है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम पहले ही बना रखा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो एन एस है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, एन से एस की तरफ होता है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हम जानते हैं। तो एन से एस की ओर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड एन से एस की ओर रख दिया। अब इसके अंदर जो आपको ABCD जो कॉइल दिखाई दे रही है जिसको हम आर्मेचर कहते हैं, उसके अंदर हम बाह्य स्रोत से जो आउटर सोर्स होता है वहां से करंट फ्लो करते हैं। यहाँ से चाबी हमने ऑन कर दी और यहाँ से क्या होता है करंट इसके अंदर B1 में से होता हुआ ABCD से होता हुआ वापस B2 के अंदर आ जाता है। तो ये डायरेक्शन करंट की इसके अंदर फ्लो होगा। लेकिन अब यहाँ पे मोटर नियम कैसे, मतलब ये गति कैसे करती है, तो वो फ्लेमिंग का जो होता है लेफ्ट हैंड रूल उसके बेस पे काम करती है। तो देख लीजिए हमने एन से एस की ओर हमने मैग्नेटिक फील्ड रख दिया। जो आपको ए बी दिखाई दे रहा है करंट की डायरेक्शन, पहले देखिए करंट की डायरेक्शन ए से बी की ओर है, तो नीचे से ऊपर की ओर करंट जा रहा है, तो हमने नीचे से ऊपर की ओर करंट की डायरेक्शन को हमने दिखा दिया। मैग्नेटिक फील्ड हम की डायरेक्शन में ही है, लेकिन हमारा जो अंगूठा है, जो हमारा थंब है, वो देख रहे हैं कि आप बोर्ड में अंदर की ओर जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो ए बी होगा वो नीचे की ओर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। ये मैंने यहाँ पे डायरेक्शन बना रखी है, अंदर की ओर जाएगा, ये याद रखना। फिर दूसरी तरफ जब करंट यहाँ पर आता है तो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन होती है वो देखिए चेंज हो गई है, अब वो नीचे की ओर आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड अपनी जगह है, लेकिन जो लगने वाला फोर्स है, जो अंगूठा है, वो क्या है, ऊपर की ओर है। तो ये CD जो है ये ऊपर की ओर आ रहा है, मतलब यहाँ पे इस टाइप से अगर ABCD कॉइल है तो ये इस टाइप से मोशन कर रही है, मतलब AB जो है वो नीचे की ओर जा रहा है और जो CD है वो ऊपर की ओर आ रहा है। हाफ रोटेशन के बाद जो हमारा AB होता है वो पहुंच जाता है CD की जगह, मतलब यहाँ पे हो जाएगा B और यहाँ पे हो जाएगा A, और जो आपका CD है वो इधर आ जाएगा, ये हो आप जाएगा आपका D और ये हो जाएगा आपका C। मतलब अब जो कॉइल है उसमें CD इस तरफ आ गई है और जो AB था वो इस तरफ आ गई। यहाँ पे जो रिंग्स होती हैं जो पहले यहाँ पे टच लेती है अब इधर टच हो जाएगी, और ये जो आपको यहाँ पे टच दिखाई दे रहा है वायर, ये नीचे से घूम के आता है, इसको इस वाले रिंग्स को टच करता है, मतलब दोनों अलग रहती हैं, पहले घूम के इस पे जाएगा और इधर वाला घूम के इस पे आ जाएगा। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि करंट की डायरेक्शन तो यही है, लेकिन जो CD था, CD इधर था, अब CD इधर आ गया। CD के अंदर जो करंट की डायरेक्शन थी अब वो क्या हो जाएगी, D से C की ओर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पहले C से D की ओर थी, तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, उल्टी हो गई। और दूसरा जो AB था उसके अंदर करंट की डायरेक्शन A से B की ओर थी, लेकिन जब ये आएगा तो इसके अंदर घूम के जो करंट की डायरेक्शन जो है B से C की ओर, B से A की ओर हो जाएगी। इसकी वजह से होता यह है कि पहले जो AB इस करंट की डायरेक्शन ऊपर होने के कारण ये नीचे की ओर जा रही थी, वो अब वापस क्या होगी, इधर आने पर ऊपर की ओर आएगी, और जो CD जो करंट की डायरेक्शन C से D की ओर थी वो इसके कारण ऊपर की ओर आ रहा था, अगर इधर आएगा तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाने की वजह से क्या होगा, ये अब नीचे की ओर जाएगा। मतलब एक रोटेशन ऐसे हुआ था, दूसरा रोटेशन ऐसे हो जाएगा, मतलब एक तरीके से कंप्लीट रोटेशन हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो R1 R2 जो रिंग्स होती हैं इनके अंदर ये जो स्लिप रिंग्स होती है, इनके कारण ये स्प्लिट रिंग्स अगर ना हो तो ये जो करंट की डायरेक्शन होती है ABCD के अंदर वो चेंज ना हो जाएगा। ये एज ए कम्यूटेटर काम करती हैं, जिनको हम कहते हैं दिक् परिवर्तक। तो ये कम्यूटेटर की तरह वर्क करती हैं, जो बार बार ABCD के अंदर करंट की डायरेक्शन को चेंज करते रहती हैं, जिससे हाफ रोटेशन के बाद जो कॉइल होती है वो उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी, वरना ये कॉइल मूव नहीं करेगी। अगर ये दोनों अलग अलग एक जैसे जुड़े रहेंगे तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रिक जनरेटर की तरह वर्क करने लग जाएगा। हालांकि जनरेटर नहीं बन पाएगा क्योंकि हमने बाहर बैटरी जोड़ रखी है, और ये आपस में रोटेशन पूरा नहीं करेगी, ऐसे ऐसे घूमती रहेगी, बस आधी घूमती रहेगी, घूमेगी भी नहीं।
तो ये जो होता है ये वर्किंग प्रिंसिपल था जिसके आधार पर ये मोटर क्या होती है काम करने लगती है। और ये रोटेशन अगर कंप्लीट होने लग जाए तो जितना ज़्यादा इसके अंदर करंट फ्लो होगा, मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जितना ज़्यादा कॉइल पर तार लपेटा होगा, उतनी ही तेजी से ये मोटर क्या होगी घूमने लगती है, उतना ही उसके ऊपर फोर्स लगता है, उतनी तेजी से वो रोटेशन करती रहती है। तो हम कहते हैं मोटर काफ़ी शक्तिशाली है, मोटर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई गई है क्योंकि उसके ऊपर आर्मेचर जो है वो बहुत ही मजबूत बनाया गया है। आर्मेचर अगर अच्छा हो तो मोटर क्या होती है अच्छा वर्क करती है। अगर आपका कोई बहुत पुराना पंखा अगर खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं उस पर आर्मेचर चेंज करवा देते हैं। मोटर अगर इलेक्ट्रिक मोटर पानी उठाने वाली खराब हो जाती है उसका आर्मेचर चेंज करवा देते हैं, वो एकदम तेजी से वापस वही काम करने लग जाती है। तो ये जो था ये इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किस सिद्धांत पर या किस नियम पर कार्य करती है और क्या क्या होते हैं, ये हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छा लगा हो यह वीडियो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक भी पहले कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ उन्हें भी बताइए कि मोटर सिद्धांत बहुत ही अच्छा है और सर ने काफ़ी अच्छा समझा है। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।